हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। बेटा आज अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की एक्सरसाइज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट फीट देन एट द ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलो या गेज प्रेशर बोलो, ये होता है रो जी एच, जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर होता है। ठीक है, अब ह्यूमंस में feet are at the bottom and brain is at the top। तो यहाँ पे ब्रेन पे जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगेगा उसके लिए एच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो प्रेशर एट द ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो ड्यू टू द ब्लड फ्लूइड, राइट। और यहाँ बॉटम पे ये एच हो जाएगी हाइट ऑफ द ह्यूमन। तो प्रेशर एट द फीट इज रो जी एच, जहां पे रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ब्लड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज हाइट ऑफ द ह्यूमन। तो प्रेशर एट द फीट इज मोर देन द प्रेशर एट द ब्रेन फॉर द ह्यूमंस। इसका पार्ट बी देखो क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर, एट अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर decreases to nearly half। क्या? pressure, atmospheric pressure at the height of approximately 6 kilometer decreases to half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 kilometer। चलो, अब यहाँ पे अगर हम मान लें रफली कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो 100 किलोमीटर है और प्रेशर एट दी सी लेवल है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब लॉजिकली हमको ऐसा लगेगा कि 50 किलोमीटर पे, मतलब एट दी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर है वो आधा हो जाना चाहिए। लेकिन वो 50 किलोमीटर्स पे नहीं, लगभग 6 किलोमीटर पे ही एटमॉस्फेयर आधा हो जा रहा है। उसका रीजन अपने को बताना है। देखो, जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितनी डेंसिटी ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा। तो एयर की डेंसिटी जैसे हम ऊपर जाते हैं डिक्रीज होती जाती है, तो प्रेशर भी क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं डिक्रीज होती जाती है। तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगभग 6 किलोमीटर पे आधी हो जाती है, तो प्रेशर भी लगभग 6 किलोमीटर पे आधा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, राइट। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। हम बोलते हैं ये जो प्रेशर है ये स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। तो लॉजिकली प्रेशर क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो स्केलर क्यों बोलते हैं हम? बेटा क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अपॉन एरिया है उसमें फोर्स जो होता है वो हमेशा नॉर्मली लगता है। जब फोर्स डिफाइनेट डायरेक्शन में लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स स्केलर है, एरिया स्केलर है, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। हेलो बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। एक्सप्लेन व्हाई द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज व्हाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले फर्स्ट ए वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर मर्क्यूरी
अपने ने एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ किया। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये टेंजेंट और सॉलिड के बीच में लिक्विड साइड जो एंगल बनेगी दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये SSL जो अपने ने शो किया है वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए सरफेस टेंशन है। ये ड्रॉप का सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है जहां पे सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है। ये जो वेक्टर है दैट इज फॉर सरफेस टेंशन अलोंग द लिक्विड एयर इंटरफेस यहाँ पे, और यहाँ पे दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द सरफेस टेंशन अलोंग द सॉलिड एयर इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड एयर इंटरफेस के लिए इसका कोसाइन कंपोनेंट किस तरफ होगा? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की तरफ। मतलब ये होगा SLA cos theta will be along this direction. So for the equilibrium condition ये क्या हो जाएगा? SSA equals to surface tension for solid liquid plus surface tension for liquid air का कोसाइन कंपोनेंट, बराबर। तो SLA cos थीटा हो जाना है SSA माइनस along the solid liquid interface. Cos theta equals to solid liquid surface tension along liquid air interface. अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे, यहाँ पे क्या लग रहा है? दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द कोहेसिव फोर्सेस एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द adhesive forces. ठीक है, for the mercury drop SSL is more than SSA. Cohesive forces are more than the adhesive forces, right? तो यहाँ पे ये जो cos थीटा वाला पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव। cos थीटा अगर नेगेटिव है तो थीटा क्या आएगा? ऑब्ट्यूस, राइट? सिमिलरली ये था फॉर मर्क्यूरी, यहाँ पे फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस देखेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे cos थीटा विल बी सेम। cos थीटा का एक्सप्रेशन जो है अल्टीमेटली विल बी कमिंग सेम, माइनस SSL अपॉन SLA। बट यहाँ पे adhesive forces will be more than the cohesive forces। ठीक है, मतलब SA is more than surface tension along solid liquid interface। तो cos थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी एन एक्यूट एंगल। ये अपने को प्रूव करना था। देखो बेटा, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, water on a clean glass surface tends to spread out
while mercury on the same surface tends to form drops. ठीक है, ग्लास सरफेस पे जब पानी डालेंगे तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, और जब ग्लास सरफेस पे मर्क्यूरी डालेंगे तो वो ड्रॉप्स फॉर्म करेगा. In case of water, cohesive forces are less than the adhesive forces. Cohesive forces कहाँ लगेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. और एडहेसिव फोर्सेस कहाँ लगेंगे? वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं कंपैरेटिवली वाटर मॉलिक्यूल्स में कम लगते हैं कंपेयर टू मर्क्यूरी. तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है वो ग्लास सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा. फॉर द सेकेंड केस, इन केस ऑफ मर्क्यूरी, cohesive forces between the mercury molecules are more than the adhesive forces between mercury and glass. तो वहां पे जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स में वो ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, ड्रॉप फॉर्मेशन करेंगे. कोहेसिव फोर्सेस किसके बीच में लगेगा? मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में. और अडेसिव फोर्सेस कहाँ लगेंगे? मर्क्यूरी और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो इस रीजन से क्या होगा, वाटर जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा और मर्क्यूरी विल फॉर्म द ड्रॉप्स. Let us continue with the next part of the question. C. Surface tension of a liquid is independent of area of the surface. चलो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरफेस टेंशन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. दैट इज करेक्ट. सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब ये लेंथ कौन सा होता है? दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ द फ्री सरफेस, राइट. तो सरफेस टेंशन जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ projected on the free surface of the liquid, right. Next part is water. Okay, sub part of question number 2D. डी वाला पार्ट देखेंगे. वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कांटेक्ट. अगर डिटर्जेंट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? छोटा होता है. तो यहाँ देखो, जो क्लॉथ में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं. और कैपिलरी ट्यूब में अपने पास एक्सेंट फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज, मतलब कहाँ तक, कितनी हाइट तक जो है पानी ऊपर जाएगा, दैट इज 2s cos थीटा अपॉन रो जी ए. यहाँ पे जो थीटा है वो क्या बोला है? इट इज स्मॉलर. थीटा कम है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? विल हैव लार्जर वैल्यूज कंपैरेटिवली. ठीक है, तो अब अगर cos थीटा बढ़ गया तो h बढ़ जाएगा, मतलब द वाटर कैन गो मच डीपर if the detergent is dissolved in it, right. चलो, ई वाला पार्ट देखेंगे. A drop of liquid under no external force is always spherical in shape. ड्रॉप जो है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो वो स्फेरिकल शेप ही अक्वायर करता है. दैट इज वेरी ट्रू. देखो, सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस पे जो सरफेस टेंशन लगता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है? इट ट्राइज टू अक्वायर मिनिमम एरिया. अब बाकी कंपेयर टू अदर शेप्स, स्फीयर का एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द ड्रॉप्स try to acquire the spherical shape.
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज का। फिल इन द ब्लैंक्स है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डैश विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड का, वो क्लॉथ पे इजीली स्प्रेड हो जाएगा। अगर लिक्विड क्लॉथ पे इजीली स्प्रेड हो रहा है, मतलब सरफेस टेंशन कम है कंपेयर टू द कोल्ड वाटर, राइट। कम टू द सेकेंड वन, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगे, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। वेयर एज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का तो उसका विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, राइट। कम टू द थर्ड वन, फॉर सॉलिड्स with elastic modulus of rigidity, the shearing force is proportional to shearing strain. Stress is directly proportional to strain. While for fluids, it is proportional to rate of shear strain. That is Newton's law of viscosity, where viscous force is directly proportional to velocity gradient, right? From that we brought the conclusion that shear force is directly proportional to rate of shear strain, right. Come to the fourth one. For a fluid in a steady flow, the increase in flow speed at constriction follows. constriction मतलब जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पे फ्लो का स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये हम कहां से लेकर आए? area is inversely proportional to velocity, that is equation of continuity. Equation of continuity is based on the concept of conservation of mass, ठीक है। अब यहाँ conservation of mass होगा, अगर velocity increase होगा that leads to the decrease in pressure and gradually we are moving towards the Bernoulli's principle का concept, okay। So here for the steady flow, the increase of speed at the lower cross sectional area is based on the concepts of conservation of mass and Bernoulli's principle both. Next, question number 5. For the model of a plane in a wind tunnel, turbulence occurs at dash speed for turbulence for the actual plane. अब देखो बेटा, एरोडायनामिक्स के लॉज जो हैं वो इस तरीके से विंड टनल एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें एरोडायनामिक्स के लॉज जो हैं प्लेन का एक्चुअल सिमुलेशन किया जाता है। तो वहां पे एयर का जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में और सिमुलेशन में कंपेयर करना है अपने को। टर्बुलेंस ऑफ एयर विल बी लेस और मोर इन द विंड टनल एक्सपेरिमेंट देन द एक्चुअल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो होता है रो वी एल अपॉन म्यू, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ द एरोप्लेन। अब जो सिमुलेशन में एरोप्लेन अपने यूज करते हैं उसका लेंथ कम होता है, मतलब लेंथ इज यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अपने को सिमुलेशन में और एक्चुअल केस में रेनॉल्ड्स नंबर सेम चाहिए, ठीक है। अब लेंथ अगर छोटा है, सिमुलेशन वाले प्लेन का लेंथ, विंड टनल एक्सपेरिमेंट वाले एरोप्लेन का लेंथ अगर कम है तो वेलोसिटी जो है विंड टनल में क्या होनी चाहिए? शुड बी हायर to maintain the same Reynolds number for the actual situation and for the simulation. For the model of plane in the wind tunnel, turbulence occurs at a greater speed for turbulence for an actual plane. बराबर, दोनों केसेस में रेनॉल्ड्स नंबर सेम रहेगा, तो the variations are only with the velocity and length. अगर length of the plane is smaller तो velocity we need to keep more in the
experiment, right? Question number 4 of the exercise. Explain why to keep a piece of paper horizontal you should blow over not under it. अब ये जो पेपर है ये अपने को होरिजोनटल रखना है, नीचे नहीं गिरने देना है, बराबर? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से ब्लो करेंगे। अब ऊपर से ब्लो करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब नीचे की तरफ से प्रेशर पेपर पे ज्यादा लगेगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से पेपर जो है वो नीचे नहीं गिर जाएगा। तो इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ब्लो इट ओवर द सरफेस, नॉट अंडर द सरफेस ऑफ द पेपर, राइट? चलो बी वाला। When we try to close a water tap with our fingers, fast jets of water gush through the openings between our fingers. जब अपने वाटर टैप को फिंगर्स के थ्रू क्लोज करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम करेंगे तो जो टैप में से पानी आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली जो जेट है विल गश फास्टर थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ द फिंगर्स, राइट? चलो to the next question. C. The size of the needle of syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while administering an injection. Injection लगाते समय जो syringe का size है that controls the flow rate better than the thumb pressure by the doctor. ठीक है, अब यहाँ पे अपने बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं फॉर द स्मॉल सेम हाइट। इंजेक्शन जो है वो सेम हाइट पे है, सिरिंज का जो हाइट है फ्रॉम द फ्लोर अप्रोक्सीमेटली इट इज एट द सेम हाइट। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन में प्रेशर का पावर 1 है, वेलोसिटी का पावर क्या है, 2 है, वेलोसिटी स्क्वेयर है। तो ये जो इक्वेशन है, जो सिचुएशन है, दैट इज वेलोसिटी पे ज्यादा डिपेंड करती है, एंड वेलोसिटी कोरिलेट्स विद क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट? तो यहाँ पे एरिया इस सिरिंज का साइज, तो जो फ्लो रेट है that is controlled by the size of the syringe more than the thumb pressure exerted by the doctor, right? From the principle of Bernoulli. Next is a fluid flowing out of a small hole in a vessel results in a backward thrust on the vessel. ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल होल में से अगर फ्लूइड इज कमिंग आउट तो वेसल पे बैकवर्ड थ्रस्ट लगेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है, सिर्फ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। जितने मोमेंटम के साथ फ्लूइड विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द स्मॉल होल, उतना ही उस पे वेसल के थ्रू बैक थ्रस्ट लगेगा, राइट? E. A spinning cricket ball in air does not follow a parabolic trajectory. ठीक है, अब इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो बॉल है दैट विल फॉलो द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, बट स्पिनिंग बॉल होगा तो वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करेगा। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नस इफेक्ट। डन। चलो बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन है अ 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the floor? यहाँ पे अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है, राइट? अब यहाँ पे लड़की का मास दिया हुआ है, लड़की 50 kg की है, उसने हील्स पहन रखे हैं जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। डायामीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर को फटाफट मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। कैलकुलेट करने बोला है प्रेशर ऑन द फ्लोर। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स अपने को डायरेक्टली नहीं दिया है, एरिया भी डायरेक्टली नहीं दिया है, तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? mg। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर। मास ऑफ द गर्ल 50। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला नहीं है, तो हम 9.8 ही लेंगे। पाई 3.14। रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻4, राइट। अब इसको अगर अपने कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग विल बी कमिंग लाइक 624.2 इंटू 10⁻4। प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Therefore, the pressure exerted by the heels on the floor can be given as 6.24 into 10⁻6 Newton per meter square. Now it's done. Mechanical properties of fluids exercise question number 9.6. Question number 6 देखेंगे। Torricelli's barometer used mercury. टॉरिसली का जो बैरोमीटर था, जो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसमें मर्क्यूरी यूज किया था। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन। पास्कल ने उसको डुप्लीकेट किया, बट उसमें एज अ फ्लूइड मर्क्यूरी नहीं, फ्रेंच वाइन यूज किया, जिसका डेंसिटी अपने को गिवन है 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Determine the height of the wine column for normal atmospheric pressure. अपने को फ्रेंच वाइन कॉलम का हाइट कैलकुलेट करना है फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू फ्रेंच वाइन कॉलम, ठीक है, दैट इज रो जी एच, जहां पे रो डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच हाइट ऑफ वाइन कॉलम, राइट। यहाँ पे अपने को हाइट कैलकुलेट करना है। देयरफॉर हाइट हो जाएगा प्रेशर अपॉन रो जी। प्रेशर 1.01 10⁵, डेंसिटी 984, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अब इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो विल बी अप्रोक्सीमेटली 10.47 मीटर। तो हाइट ऑफ वाइन कॉलम अपना आया अप्रोक्सीमेटली 10.5 मीटर। जहां पे मर्क्यूरी यूज करते थे तो हाइट आता था 76 सेंटीमीटर। वहां पे अगर फ्रेंच वाइन यूज करते हैं तो हाइट ऑफ द कॉलम केम अप टू बी 10.5 मीटर, वेरी लार्ज प्रैक्टिकली। ओके, चलो बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज built to withstand a maximum stress of 10⁹ पास्कल। एक वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम 10⁹ पास्कल जितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, दैट इज इट्स टॉलरेंस। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल पुटिंग अप on a top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 किलोमीटर। चलो अब यहाँ पे देखो, ये सी फ्लोर है और ये सी लेवल है। डेप्थ ऑफ द सी इसने दिया है अपने को 3 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे अपने देखेंगे ये ऑयल रिजर्वॉयर के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका प्रेशर एक्चुअली कितना पड़ेगा। तो प्रेशर हो जाएगा ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, दैट इज रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट जो है अपने को डेप्थ ऑफ द ओशन दिया है 3 किलोमीटर।
ये हो जाएगा अपना 300 मीटर, 3000 मीटर, बराबर। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, h 3000 मीटर। इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो 29.4 इंटू 10⁻6 पास्कल मिलेगा अपने को, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो 2.94 इंटू 10⁻7 पास्कल। Therefore, the pressure on the top of the oil reservoir will be approximately 3 into 10⁻7, जो कि उसके मैक्सिमम टॉलरेंस से तो कम ही है। 10⁹ पास्कल से ये कम है। मतलब हम ये स्ट्रक्चर जो है, ये कंस्ट्रक्शन जो है, इज सूटेबल फॉर ड्रिलिंग ऑन सबसी ऑयल वेल्स। यही हमसे पूछा गया है, बराबर। द स्ट्रक्चर इज suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean. चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load, लोड कौन सा पिस्टन कैरी कर रहा है? द लार्जर पिस्टन, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर? प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत क्लियर है क्वेश्चन पे से कि यहाँ पे पास्कल्स लॉ लगेगा, विच इज प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज सेम एज प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन, ठीक है। अब यहाँ पे P1 हो जाएगा F अपॉन A, प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज mg एंड एरिया इज गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे मास है अपने पास 3000 kg, एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन दिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। 425 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, राइट। Therefore, pressure on the smaller piston, that is P1, ये हो जाएगा 3000 into 9.8 upon area, 425 into 10⁻⁻4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा 6.92 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Therefore, the pressure on smaller piston will be 6.92 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो बच्चे, अब अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन इज अ U tube contains water and methylated spirit separated by mercury। यहाँ पे अपने को U shaped ट्यूब दिख रहा है डायग्राम में। Water and spirit are separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level। यहाँ पे ये चीज को अंडरलाइन करेंगे। मर्क्यूरी कॉलम जो है दोनों आर्म्स में इट इज इन लेवल, मतलब इट इज एट द सेम लेवल with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is specific gravity of spirit? What is specific gravity of spirit? ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले गिवन डिटेल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं अपने। हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिया है 10 सेंटीमीटर एंड
हाइट ऑफ स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर. दोनों आर्म्स में वाटर और स्पिरिट आर ऑन द सेम लेवल विद द मर्क्यूरी. बराबर. अब यहाँ पे हमसे पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट क्या होता है? इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपने को कैलकुलेट करना है. मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? पास्कल्स लॉ लगाएंगे, या तो तुम ये देख लो ए और बी जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है सेम लगता है. मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट बी इन द यू शेप्ड ट्यूब. यहाँ पे ए पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है वाटर कॉलम की वजह से, वो हो जाएगा रो 1 जी H1. और बी पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है स्पिरिट कॉलम की वजह से, रो 2 जी H2. जी जी कैंसिल हो जाना है. अब यहाँ पे स्पिरिट की डेंसिटी इज रो 2 एंड वाटर की डेंसिटी इज रो 1. तो अपने को रो 2 अपॉन रो 1 एक्चुअली यही कैलकुलेट करना है. तो ये क्या हो जाएगा? H1 अपॉन H2. H1 अपॉन H2. H1 है हाइट ऑफ वाटर कॉलम 10 सेंटीमीटर एंड स्पिरिट का हाइट है 12.5. यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट अपॉन हाइट है, तो वैसे भी 10⁻⁻² अगर कन्वर्ट करके भी लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा अपना 0.8. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट ये कितना आया? 0.8. वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है, स्पिरिट का 0.8 आया. मतलब जो स्पिरिट है उसकी डेंसिटी वाटर से क्या है? कम है. नाउ इट्स डन. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. ये जो है प्रीवियस जो अपने ने क्वेश्चन नंबर 9 किया उसके साथ ही कोरिलेटेड है. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube. मतलब पहले जो वाटर की हाइट थी 10 सेंटीमीटर थी, अब इसमें 15 सेंटीमीटर पानी और डाला, मतलब अब वाटर कॉलम की हाइट हो गई 25 सेंटीमीटर. सेम स्पिरिट में भी वही किया. पहले स्पिरिट कॉलम की हाइट थी 12.5 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर स्पिरिट और ऐड किया, टोटल स्पिरिट कॉलम की हाइट हो गई 27.5 सेंटीमीटर. बराबर. व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म्स? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी. अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट वाटर कॉलम बोल देते हैं, सेकंड स्पिरिट कॉलम, और थर्ड जो है वो अपना मर्क्यूरी. मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6. वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1. स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी अभी अपने ने कैलकुलेट की 0.8. यहाँ पे अपने ने डेंसिटी नहीं लिया है, रिलेटिव डेंसिटी लिया है तीनों सब्सटेंसेस का. राइट. अब यहाँ पे देखना बेटा, मर्क्यूरी कॉलम जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है. मर्क्यूरी कॉलम पे ये जो वाटर कॉलम है
इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू स्पिरिट। तो ये जो है थोड़ा यहाँ से नीचे जाएगा फर्स्ट आर्म से, और यहाँ सेकेंड आर्म में थोड़ा H3 हाइट जितना मर्क्यूरी कॉलम ऊपर आएगा। प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज मोर देन द प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट वाला कॉलम। जितना इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस आएगा उतना मर्क्यूरी ऊपर जाएगा। मतलब P1 माइनस P2 इज प्रेशर ऑन द मर्क्यूरी कॉलम, बराबर। ये हो जाएगा रो वन जी H1 माइनस रो टू जी H2 रो थ्री जी H3। मर्क्यूरी कॉलम इज थर्ड वन, तीसरा कॉलम मर्क्यूरी लिया है, उसका हाइट अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब पूरी इक्वेशन में अपने को H3 चाहिए। जी पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाना है। रो वन ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको अपने पूरी इक्वेशन को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाना है अपना। रो थ्री अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर H3। अब ये रो वन अपॉन रो W हो गया, डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1, और H1 है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस रो टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट रो टू अपॉन रो W, ये हो जाएगा 0.8। मर्क्यूरी स्पिरिट कॉलम का हाइट है 27.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लिखेंगे इंटू -2। रो थ्री अपॉन रो W ये है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13.6, और H3 अपने को कैलकुलेट ही करना है, बराबर। तो ये हो जाएगा H3 इक्वल्स टू 25 10 to the power -2 minus this term -2 upon 13.6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो we'll be getting something 0.22 into 10 to the power -2 मीटर। मतलब H3 आया अपना 0.22 सेंटीमीटर। मर्क्यूरी कॉलम जो है 0.2 सेंटीमीटर जितना जो है ऊपर जाएगा, राइट।